चूड़ियाँ खनकी और एक निस्वानी आवाज़ ने चंद हिचकियाँ ली। फर्श पर ऊंची एड़ी वाले जनाना जूतों की चलने फिरने के आवाज़ पैदा हुई, हील्स के चलने की आवाज़। मैंने डरते डरते पर्दे के पीछे से झांका। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिजा में हिना की खुशबू और इत्र की खुशबू रची हुई थी। मैंने ड्राइंग रूम का बल्ब रोशन करके माहौल का जायजा लिया, लेकिन एक उदास खामोशी के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। वापस आकर पलंग पर लेटा तो छत पर बहुत से भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई दी। साथ ही कई पत्थर पै दर पै कमरे के अंदर बरसने लगे। वो पत्थर मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जोर जोर से गिरते, लेकिन मुझे नहीं लगते थे। दरवाजा, खिड़की और रोशनदान बंद थे, लेकिन पत्थरों का मींह बदस्तूर बरस रहा था। बाहर काफी जोर की बारिश हो रही थी, लेकिन कमरों में गिरने वाले पत्थर बिल्कुल खुश्क थे। एक ईंट जो मेरे बाजू के तकरीबन पास गिरी, कोई 2.5 सेर वजनी थी। सुबह सवेरे मैंने उन तमाम पत्थरों को इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया, ताकि रमज़ान के दिल में हिंदुओं की खुश्क ज़नी का रोब ना बैठ जाए। लेकिन जब वो मेरे लिए चाय लेकर आया तो बड़ी बेबसी से मुझे खबर दी कि सारी रात कई हिंदू उसके कमरे में कूड़ा करकट फेंकते रहे। एक बार तो एक इंसानी खोपड़ी भी उस चारपाई पर आके गिरी। रमज़ान बड़े दिल गुर्दे का कश्मीरी था, क्योंकि जब मैंने उसे राय दी कि रात को वो ड्राइंग रूम में आकर सो रहे, तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, साहब अगर मैंने क्वार्टर छोड़ दिया तो ये साले हिंदू समझेंगे कि मुसलमान बड़ा बुज़दिल है। उस रोज़ मैंने दोपहर के खाने पर एक दोस्त को बुलाया था। खाने में पुलाव, कोफ्ते और सीख कबाब थे। जब मैंने निवाला मुंह में डाला तो मेरे दांतों में रेत जैसी कोई चीज़ खचखचाई। खच खच खच। मुझे ख्याल आया कि रमज़ान ने मसाला कच्ची सिल पे पीसा होगा और सारे खाने में कड़क आ गई है। जिस जिस चीज़ का निवाला मुंह में डालता, उसमें कंकरियाँ सी कड़क करने लगती। लेकिन मेरा दोस्त बड़े मज़े से हर चीज़ नोश फरमाता रहा। एक बार भी रेत या कंकरी की बिल्कुल शिकायत नहीं की। खाने के बाद मैंने एक पान खाया। मुंह में डालते ही मेरा दांत बुरी तरह झंझना गया, क्योंकि पान में सुपारी की जगह छोटी छोटी कंकरियां भरी हुई थी। संतरे की बाँट में भी रेत के जर्रे थे। सेब का टुकड़ा पकी हुई रोटी की तरह कड़क था। यहाँ तक कि जब मैंने एक केला छीला और खाने की कोशिश की तो उसमें भी खचर 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 गिरती हुई मिट्टी की आमेजिश पाई। शाम के वक्त मैं ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। यकायक कमरे में भुने हुए गोश्त की लपटें आने लगी, खुशबू आने लगी। थोड़ी देर बाद सूजी के गरम गरम हलवे की सूंधी सूंधी खुशबू फैल गई। उसके बाद एक बहुत बड़ी चमगादड़ जोर से बिजली के बल्ब पे आके गिरी। बल्ब टूट गया और कमरे में अंधेरा छा गया। और अंधेरा होते ही मुझे यूं नजर आया जैसे मेरे सामने फर्श पर एक इंसानी जिस्म सफेद चादर में लिपटा हुआ है। मैं छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो कमरे के सारे दरवाजे ठप 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 बंद हो गए। छत पर बाजा सा बजने लगा, जिसमें ढोल, तबला और शहनाई के साज खास तौर पर नुमाया थे। बाहर बरामदे में यूं सुनाई देता था जैसे बड़े बड़े शेजोर घोड़े पक्के फर्श पर सरपट दौड़ रहे हैं। घुप अंधेरे में मैंने एक दरवाजे को जोर से खोलने की कोशिश की तो सारी की सारी चौखट उखड़कर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। मैं लपक कर बरामदे में आ गया। यकायक उखड़ी हुई चौखट दोबारा अपनी जगह पर इस्तदा हो गई और खट खट करके कमरे के सारे दरवाजे खुलना शुरू हो गए। उस वक्त रात के 8:30 बज रहे थे। बड़ी बेचैनी से रमज़ान का इंतजार करने लगा कि वो खाना लेकर आए, ताकि मुझे गोश्त पोश का एक जिंदा जीता जागता इंसान नजर आए। जब काफ़ी देर तक रमज़ान ना आया तो मैंने अपने ड्राइवर को आवाज़ देकर कहा कि वो रमज़ान को बुलाए। ड्राइवर भी बावर्ची खाने जाकर गायब हो गया। कुछ देर इंतज़ार के बाद मैं खुद वहाँ गया, लेकिन बावर्ची खाना खाली था। चूल्हे में आग बुझी हुई थी। दरवाजे के पास रमज़ान
خاموش پڑا تھا اور اس کے قریب ڈرائیور بھی دنیا اور مافیا سے بے خبر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے ان کے منہ پر جلدی جلدی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ دونوں جمائی لے کر اٹھ بیٹھے جیسے ابھی طویل نیند سے سو کر بیدار ہوئے ہوں۔ رمضان نے اپنی گھڑی دیکھی، 9:30 کا وقت تھا۔ اوہو صاحب، اتنی دیر ہو گئی، اس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ ابھی تک کھانا بھی تیار نہیں ہوا۔ پھر اس نے زیر لب جملہ اہل ہنود کو یعنی ہندوؤں کو چند گالیاں دی جو کالے جادو کا عمل کر کے بیچارے مسلمانوں کو خواہ مخواہ پریشان کر رہے تھے۔ رمضان نے جلدی جلدی 2 انڈوں کو آملیٹ بنایا۔ میں نے آملیٹ کا ایک ٹکڑا کاٹا تو اس میں سے گاڑھے گاڑھے خون کی دھار بہہ نکلی۔ یوں بھی آملیٹ سڑی بسان مچھلی کی طرح بدبودار اور مردار سا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اس ساران چھوڑتی شے کو کاغذ میں لپیٹ کر باہر پھینک دیا۔ اگر کہیں غلطی سے رمضان کو پتہ چل جاتا تو ہندوؤں کے کالے علم کا کرشمہ دیکھ کر اس کے تن بدن کی ساری اسلامی رگیں بری طرح دکھنے لگتی۔ لیکن میری کوشش کے باوجود اس کالے علم نے بہت جلد رمضان کے دل و دماغ پر پوری طرح تسلط فرما لیا۔ میں نے اسے اسٹور روم میں بھیجا کہ وہ میرا گراموفون اور کچھ ریکارڈز نکال کے لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پسینے میں شرابور واپس آیا اور رونی صورت بنا کے کہنے لگا، صاحب کوئی اسٹور میں گھسا بیٹھا ہے اور وہ دروازہ نہیں کھولنے دے رہا۔ میں رمضان کے ساتھ اسٹور روم گیا، اس کے ساتھ دروازے کو دھکا دیا، کیواڑ تھوڑا سا کھلا، پھر غلیل کی ربر کی طرح زناٹے کی آواز کے ساتھ واپس گھوم کر آیا اور بند ہو گیا۔ ہم دونوں نے کیواڑ کے ساتھ کندھا لگا کر زور سے دھکا دیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شے اندر ہے جو پوری قوت کے ساتھ دروازے کو بند رکھنے پر تلی ہوئی ہے۔ یکایک رمضان کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ چاروں شانے چت زمین پر لیٹ گیا اور اپنے دونوں پاؤں دروازے کے ساتھ ملا کر پورے زور سے دھکا دینے لگا۔ دروازہ کھٹاک سے کھل گیا اور رمضان اسی طرح لیٹا ہوا رفتار کے ساتھ اندر گھستا چلا گیا۔